नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में आज मॉर्निंग में ये सेशन होने जा रहा है सांख्यिकी अर्थशास्त्र। चूंकि आपके अभी एग्जाम भी आ चुका है, तो एग्जाम को देखते हुए और चूंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी क्लासेस नहीं हो पाई और एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो उसके लिए मैं वहां पे चाहता हूँ। क्योंकि अभी ना इस ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही के जो एग्जाम है एक साथ आ चुके हैं। तो अब चूंकि थर्ड ईयर में मॉडल पेपर दे रहे तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी देने ही पड़ते हैं ना। इस कारण से अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है क्लासेस में। लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके पेपर से 4-5 दिन पहले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, उनकी आंसर शीट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो सांख्यिकी जिनका भी 7 तारीख को पेपर है सांख्यिकी का, वो आज से ही तैयारी चालू कर दीजिएगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सांख्यिकी पर, जो कि बीए थर्ड ईयर में अर्थशास्त्र में एक सब्जेक्ट है आपका, इस पर मैं आपके लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा दोस्तों। चेंजेस ये रहेगा कि 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति के हैं और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के हैं। लेकिन लघु प्रकृति में 5 प्रश्न में आंसर शीट में एक्स्ट्रा दूंगा, है ना। जो यहां पर बताने, यहां पर भी बताऊंगा मैं आपको। यहां 3 पार्ट में मैंने क्वेश्चन लिए, तो ध्यान से पूरे पेपर को सुन लीजिएगा। बहुत कम समय में पूरा पेपर एनालाइज कर लेंगे, ज्यादा समय यह नहीं लूंगा, ठीक है। तो सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चन है, आवश्यक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन में इस लेक्चर के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में अभी तक इन सभी विषयों पर मॉडल पेपर हो चुके हैं। क्लियर? में सबका नाम नहीं लूंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। तो 11 विषय आज के सेशन को मिला करके इन पर मॉडल पेपर रेडी हो चुका है। तो कोई भी अंधेरे में ना रहे कि सर, कई सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप इस पर ले लीजिए, इस पर ले लीजिए मॉडल पेपर, जबकि मॉडल पेपर हो चुका है, आप लोगों ने देखा नहीं है। तो करना क्या है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बीए थर्ड ईयर में मॉडल पेपर, है ना, बीए थर्ड ईयर में मॉडल पेपर वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको 2024 के और 25 के दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। तो जो सब्जेक्ट चाहिए 2025 में क्लियर लिखा होगा, 2025 वाला मॉडल पेपर आप जो है प्ले कर लीजिए, देख लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा डिटेल क्लासेस की लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगी, चैप्टर वाइज चैप्टर जहां पर पढ़ाया गया है। आंसर शीट आपको कैसे मिलेगी सब्जेक्ट की, तो सांख्यिकी, है ना, अगर इन प्रश्नों की यहां पर मैं आपको 15+10 प्रश्न देने वाला हूं। 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, और वहां पर 5 प्रश्न मैं और एक्स्ट्रा दूंगा आप लोगों को, वो आगे बता दूंगा मैं आपको। तो ये कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों की तैयारी या तो आप खुद कर लीजिए, या फिर इसकी आंसर शीट यदि आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर मुझे ये जो नंबर दिए गए हैं, इस पर आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। यहाँ 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, एक 99 वाला और एक 249 वाला। 99 में किसी भी एक विषय की आंसर शीट आप ले सकते हैं, और 249 वाले सब्सक्रिप्शन में आप ऑल सब्जेक्ट की आंसर शीट ले सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा अमाउंट मैंने किसी कारण से मजबूरी में आकर के रखा है, नहीं तो पिछले 5 सालों से फ्री सर्विस ही मैं आप लोगों को दे रहा था। कोई चार्ज अमाउंट, कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा था मैं आपसे। लेकिन फिर भी जिसका अन्य कोचिंग संस्थाएं लेक्चर का अमाउंट लेते हैं, वो लेक्चर आपके आज भी फ्री ही है और आगे चलकर भी फ्री ही रहेंगे। लेकिन नोट्स का मैं अमाउंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक आंसर शीट तैयार करवाने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं, जितना समय मैं नहीं दे सकता। इसके लिए एक टीम को अरेंज करना होता है, और टीम बनाती है तो उसे मुझे अपनी जेब से पेमेंट करना होता है। बात समझ आई आप लोगों को? तो फ्री पढ़ा रहा हूं, आपको पूरा समय दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं अपनी जेब से भी उनको पेमेंट दूंगा टीम को ना। तो किसी कारण से इस टीम को पेमेंट करने, सैलरी देने के कारण ही मैंने ये छोटा सा अमाउंट रखा है। जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी इच्छा, हर साल की तरह मॉडल पेपर में दे रहा हूं, आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से तैयारी कर लीजिए। आंसर शीट की अगर आवश्यकता आपको नहीं हो तो, और है तो आप बिल्कुल, मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिएगा, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। क्लियर है? और लोक प्रशासन की स्पेशल नोट्स भी बनकर तैयार हो चुकी है, जिनको भी डिटेल में पढ़ना हो वो इस नोट्स को भी प्राप्त कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं सीधे, बढ़ते हैं सेशन में। पहले बात करेंगे सांख्यिकी के 15 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो दीर्घ प्रकृति के हैं। आइए एक एक करके थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है मेरा आपको प्रश्न देना, और प्रश्न में जहां कंफ्यूजन होगी ना, वहां पर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से समझाते हुए चलूंगा। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है सांख्यिकी क्या है। एकदम इजी प्रश्न है, सांख्यिकी क्या है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र,
महत्व और इसकी सीमाएं बताइए। तो यहां पर आपसे 4 टर्म पूछी गई है। सांख्यिकी का एक तो अर्थ पूछ लिया गया है। पहला ही प्रश्न है, सांख्यिकी का अर्थ, प्रकृति और उसके अलग अलग क्षेत्रों में महत्व क्या है, और साथ ही साथ में उन क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्रों में महत्व बताते हुए उन्हीं क्षेत्रों में आपको इसकी सीमाएं भी बतानी होगी। तो ऐसे कुल मिलाकर के 4 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। चारों टर्म को सेपरेटली तैयार करेंगे आप लोग, यदि अच्छे नंबर से ना पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसा बता रहा हूं प्रश्न की तैयारी में, उसी प्रकार से प्रश्न की तैयारी कीजिएगा। नहीं तो करेंगे क्या आप, यहां पर मॉडल पेपर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, चले जाएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, फिर बोलेंगे सर कुछ प्रश्न आए नहीं, जबकि प्रश्न सब कुछ मॉडल पेपर से ही आते हैं, है ना। तो ये गलती मत कीजिएगा। यहां पर 15 मिनट में आपसे लेने वाला हूं, 15 मिनट लेक्चर में बने रहिएगा। एक एक प्रश्न को पूरा मैं समझा दूंगा यहां पर कि किस प्रश्न को कैसे पढ़ना है, किस प्रश्न को कहां कौन कौन सी टर्म पर फोकस करना है। तो पहले प्रश्न पर ये 4 टर्म है, इस पर फोकस कीजिए। कहीं से भी आंसर निकल करके ला रहे हो, इन चारों टर्म को जरूर पढ़ के जाइएगा। नहीं तो बाद में आकर मत बोलना कि सर आपके मॉडल पेपर से आए नहीं, तो फिर मैं ना लाइव प्रूफ करवाऊंगा आप लोगों से, है ना। पूरा मॉडल पेपर, एक तरफ मेरा मॉडल पेपर रखूंगा और एक तरफ आपके एग्जाम का पेपर, और 100% पेपर में क्वेश्चन मैच करके दिखाऊंगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निदर्शन क्या है। निदर्शन क्या है, इसके उद्देश्यों की विवेचना करें तथा सामान्यतः उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण निदर्शन रीतियों को समझाइए। तो यहां से निदर्शन क्या है, पहली टर्म कंप्लीटली, है ना। निदर्शन क्या है, तो अर्थ, तो इसके साथ में परिभाषा भी होनी चाहिए। इसके अलावा उद्देश्य, निदर्शन के उद्देश्य, साथ ही साथ में इसके उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण निदर्शन रीतियां बताइए। रीतियां मत दैट मींस कि उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस बतानी है। तो कुल मिलाकर के 3 टर्म आपसे यहां पर पूछी गई है, निदर्शन का अर्थ, निदर्शन के उद्देश्य और निदर्शन की रीतियां, प्रोसेस। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, सांख्यिकी में चित्रों की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाई जब आप स्टैटिक्स पढ़ रहे होते हो तो उसमें जो डायग्राम होते हैं, जो चित्र होते हैं, उन चित्रों की क्या आवश्यकता होती है, किस प्रकार से चित्र सांख्यिकी गणना को आसान बना देते हैं। तो उसी आसान तत्वों के साथ ही आपको उसके महत्व को स्पष्ट करना है, किसके, चित्रों के महत्व को स्पष्ट करना है कि इन चित्रों की आवश्यकता सांख्यिकी में क्यों आती है। अथवा में इस प्रकार भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी सामग्री के चित्रमय प्रदर्शन के गुण एवं सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो गुण, लेकिन दोष में दोष कहते हैं या सीमाएं, है ना, बात सेम रही। तो गुण या सीमाओं को स्पष्ट करें। तो यहां पर आपको पूरा दीर्घ प्रकृति में डिटेल में पढ़ना होगा। कितनी टर्म है यहां पर, आपसे 3 टर्म पूछी गई है। ठीक है, सांख्यिकी में चित्रों की आवश्यकता मतलब प्रासंगिकता, उसके महत्व, उसी के साथ में उसके गुण और सीमाएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने की अलग अलग जो रीतियां होती हैं, उन रीतियों को आपको बताना है। केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की रीतियां, क्लियर। उसके बाद में प्रत्येक रीति की उपयोगिता, प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता साथ में बताते हुए चलना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है उसको समझाने के बाद में उसकी अलग अलग जो रीतियां हैं उन्हें बताएंगे। उसके बाद उन रीतियों का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, दैट मींस प्रासंगिकता क्या है, यह समझाना है। अथवा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी माध्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग टर्म एक ही है, नाम अलग रख दिया। सांख्यिकी माध्य क्या है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न माध्यों को क्यों लिखा जाता है, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग माध्यों को क्यों लिखा जाता है। क्लियर है। तो सांख्यिकी माध्य ध्यान रखिएगा। अथवा में है, प्रत्येक माध्य की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। यह कहना कठिन है कि कौन सा माध्य सबसे उत्तम है, उदाहरण के साथ में समझाइए। क्लियर है। तो जितने भी अलग अलग माध्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए, है ना, महत्वपूर्ण है, तो कथन यहां कहा गया है कि प्रत्येक माध्य विशेष है। यह नहीं कह सकते कि कौन सा माध्य सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। क्लियर है। अगला प्रश्न लेते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। 3 टर्म है यहां पर, मेन टर्म 3 है, याद रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट ही है आपके। 3 टर्म है आपके सामने यहां पर। समांतर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है और हरात्मक माध्य क्या होता है। दोनों को अर्थ के साथ समझाते हुए उनकी परिभाषाएं लिखनी है। इसके अलावा ध्यान से सुनना, उनकी गणना की विधियां, ठीक है, गणना की विधि लिखनी है तीनों की, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, तीनों माध्यों की विधियां समझानी है आपको। उसके बाद में उसकी उपयोगिता और उसके गुण और दोष,
तो एक बड़ा प्रश्न है ये अपने आप में, पर जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा और इतना ही बड़ा आएगा, लेकिन एग्जाम में इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। हो सकता है आपसे समांतर माध्य की विधियां पूछ ले, उपयोगिता गुण दोष पूछ ले, या गुणोत्तर माध्य पूछ ले, हरात्मक माध्य पूछ ले। लेकिन यहां पर मैं आपको तीनों ही प्रश्नों को मिलाकर के एक प्रश्न देकर के जा रहा हूं, तीनों पर, इस पर तीनों ही कॉन्सेप्टों पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, अपकिरण क्या होती है? अपकिरण, अपकिरण माप की अलग अलग जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहां पर फिर से पेन लेते हैं। देखिए, अपकिरण का अर्थ आपको बताना है। पहली टर्म, अपकिरण मापने की विधियां कौन कौन सी है। दूसरी टर्म, इसमें किसी विधि को, किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। तो पहले तो आप जितनी विधियां हैं उन विधियों के नाम लिख दोगे, और उसके बाद में कोई एक विधि लेना जिस पर आपको अच्छा नॉलेज हो, उसे विस्तार से समझा दीजिएगा। प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। अथवा में प्रश्न हो सकता है कि अपकिरण को समझाते हुए अपकिरण मापने की कौन कौन सी विधियां हैं बताइए। दैट्स ऑल। क्लियर है? अच्छा, सातवां प्रश्न है, विषमता की परिभाषा दीजिए। विषमता क्या होती है ना, विषमता की परिभाषा दीजिए। यह अपकिरण से किस तरह से अलग है, पृथक है, समझाइए। और विषमता को मापने की विधियां कौन कौन सी है? तीन टर्म। क्लियर है? विषमता क्या होती है, पहली। दूसरा, विषमता और अपकिरण में अंतर, दूसरी टर्म। विषमता को मापने की विधियां कौन कौन सी है, तीसरी टर्म। तीन टर्म यहां पर ये हो चुकी है। चलिए, अथवा में और क्या क्या हो सकता है? अथवा में विषमता की परिभाषा, विषमता को मापने की, है ना, माप बताइए, मतलब मापने की वही विधि बताइए, और उदाहरण के साथ में इसको समझाइएगा। सेम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, सहसंबंध किसे कहते हैं? सहसंबंध किसे कहते हैं? ऑल टर्म के साथ में सहसंबंध किसे कहते हैं? सहसंबंध के परिमाण को समझाइए, परिमाण को। अथवा में हो सकता है सहसंबंध के परिमाण से आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। तो बात वही है, सहसंबंध का अर्थ बता दीजिए, परिभाषा दे दीजिए, साथ में इसका परिमाण क्या होता है उसको समझा दीजिए। दैट्स ऑल। प्रश्न नंबर 9 है, प्रतीप गमन क्या है? प्रतीप गमन की परिभाषा दीजिए। प्रतीप गमन, चलिए, प्रतीप गमन क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। सहसंबंध से किस प्रकार यह भिन्न है? किससे? सहसंबंध से। सहसंबंध से, जो आपने अभी प्रश्न नंबर 8 के रूप में पढ़ा है। प्रतीप गमन की परिभाषा, मतलब प्रतीप गमन का अर्थ, परिभाषा दोनों एक साथ में। उसके बाद सहसंबंध के साथ इसमें डिफरेंस करना है, अंतर बताना है, और इसकी उपयोगिता लिखनी है, महत्व इसका बताना है। तीन टर्म आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछी गई है। प्रतीप गमन का अर्थ, प्रतीप गमन के और सहसंबंध के बीच में अंतर, और प्रतीप गमन की उपयोगिता। क्लियर है? बाकी सेम रहेगा अथवा में भी, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके घुमा देगा प्रश्न को, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को भी, अथवा वाले प्रश्नों को भी पढ़ करके जाइएगा। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये विषमता वाला सेम एक ही प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 लेते हैं, काल श्रेणी। कहां से लेते? काल श्रेणी क्या है? काल श्रेणी क्या है? इसके अवयव देखिए, यहां पर अवयव, विश्लेषण की प्रक्रिया और महत्व। कितनी टर्म है दोस्तों? यहां पर 4 टर्म आपसे इस एक ही प्रश्न में पूछ ली गई है। काल श्रेणी को समझाने के बाद में इसके अवयव बताने हैं, इसको विश्लेषित करने की प्रक्रिया बतानी है, इसके महत्व की व्याख्या करनी है। तो 4 टर्म आपसे यहां पर पूछी गई है। प्रश्न नंबर 11 है, सूचकांक की अवधारणा को बताइए। सूचकांक की अवधारणा क्या है? पूरा, यदि आप पूरे फोकस्ड होकर के ये मॉडल पेपर को अगर कवर करोगे ना दोस्तों, याद रखिएगा 100% कॉन्फिडेंस के साथ में जाओगे आप एग्जाम सेंटर में, और उसी मुस्कुराहट के साथ एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आओगे कि सर ने जितने क्वेश्चन बताए थे सारे के सारे आए हैं और सबके सब करके आया। बस अब आपके हाथ में है कि आप किस तरह से तैयारी करते हो। मेरा उद्देश्य है आपको एक रास्ता बताना, अब उस पर चलो ना चलो आपकी मर्जी है। बहुत से स्टूडेंट चलते भी है और अच्छे नंबर भी लेकर, अच्छे नंबर मतलब कि मैं 90 प्लस बता रहा हूं ना, 90 नीचे से मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। 70, 60, 70 तो कोई भी लेकर आ जाता है बीए में, है ना, आज के समय में। लेकिन मैं 90, 90 प्लस की बात कर रहा हूं। 90 प्लस अगर आप पूरे 100% फोकस्ड होकर के मॉडल पेपर के में दी गई प्रत्येक टर्म को क्लियर कर लेते हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। सूचकांक की अवधारणा, सूचकांक क्या होता है, कंप्लीट समझ आना है। सूचकांक की विशेषताएं, उपयोगिता या महत्व। क्लियर है? 3 टर्म यहां पर आप लोगों के सामने है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 को लेते हैं। अथवा वाले प्रश्न छोड़िएगा मत, पढ़ के जाइएगा ध्यानपूर्वक, है ना, पढ़ते जाइएगा। मेन टर्म पर मैं आपको यहां पर डिस्कस करवा रहा हूं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, सूचकांक के गणना विधियां बताइए। सूचकांक में कौन कौन सी गणना करने की कौन कौन सी विधियां होती है, सूचकांक के अंतर्गत गणना करने की विधियां वो बतानी है, और इसके प्रकार बताने हैं।
दैट्स ऑल, है ना। अथवा में क्या दिया गया है, देखिए सूचकांक गणना की विधियां और सूचकांकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण दैट मीन्स कि प्रकार में वर्गीकरण आ जाएगा, वर्गीकरण करेंगे तो प्रकार अपने आप निकल के बाहर आ जाएंगे। एक तो वर्गीकरण एक बड़ा रूप है, प्रकार उसका छोटा रूप है, ठीक है। तो आप प्रकार की अपेक्षा वर्गीकरण वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, तो वहां पर आप सभी प्रकारों से अवगत हो जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 13 है, प्रायिकता क्या है। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा दीजिए, इसकी सीमाएं बताइए। 3 टर्म यहां पर भी आप लोगों से पूछी गई है। प्रायिकता, अब चूंकि जब अर्थ बताते हैं तो परिभाषा तो आप साथ में चिपके देते हो ना किसी भी विद्वान की, ठीक है। तो प्रायिकता का अर्थ और परिभाषा दोनों में एक ही टर्म मानकर चलता हूं, और यहां पर इसकी सीमाएं बतानी है। तो 2 टर्म यहां पर बेसिकली आपसे पूछी गई है। प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पर लेख लिखिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, सिंपल वे में प्रश्न है ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, इस पर लेख लिखिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना, संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर आखिरी, प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न है आज, प्रतीपगमन रेखाएं क्या है। प्रतीपगमन रेखाएं जो है 2 क्यों होती है। प्रतीपगमन रेखाओं के कार्य लिखिए। 3 टर्म, प्रतीपगमन रेखाएं होती क्या है, पहला। प्रतीपगमन रेखाएं 2 क्यों होती है, इसके कारण बताने आपको। जो रेखाएं हैं वो रेखाएं 2 ही क्यों होती है, उसके कारण। और इसके अलावा इन रेखाओं के काम क्या है, कार्य क्या है, क्या कार्य करती है ये, ठीक है। प्रतिगमन रेखाएं 2 क्यों होती है, किन परिस्थितियों में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा हो सकती है, यह भी आपको समझाना है। चलिए इसी के साथ में 15 जो दीर्घ प्रकृति वाले प्रश्न थे ये होते हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे लघु प्रकृति वाले प्रश्नों पर। लघु प्रकृति में बेसिकली में 10 प्रश्न आपको मोस्टली दे करके जा रहा हूं, और लास्ट वाले पेज में हम 5 प्रश्न और भी पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा अपने ना सेप के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, उनको एक सेफ्टी के रूप में लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसमें पहला प्रश्न है देव निदर्शन की व्याख्या। देव निदर्शन मेन कॉन्सेप्ट है। अच्छा लघु प्रकृति वाले प्रश्न कैसे होते हैं भाई, इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, थोड़ा बहुत उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। देव निदर्शन, अच्छे से इस टर्म को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके गुण दोष, ठीक है। एक अच्छा न्यादर्श देव चयन पर आधारित होना चाहिए, विवेचना कीजिए। जब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इन प्रश्नों, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब अपने आप से जान लोगे। प्रश्न नंबर 2 है प्राथमिक और द्वितीय समंक। प्राथमिक और द्वितीय समंक क्या होते हैं, प्राथमिक समंक द्वितीय समंक दोनों का अर्थ, साथ में इन दोनों में क्या अंतर है, यह भी आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 3 है सारणियन किसे कहते हैं, वर्गीकरण तथा सारणियन में क्या अंतर है समझाइए। तो सारणियन को आप पहले समझोगे, उसके बाद में सारणियन और वर्गीकरण दोनों में अंतर करोगे, और अगर वर्गीकरण आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो थोड़ा सा वर्गीकरण को भी पढ़ लीजिएगा। तो सारणियन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, दोनों को पहले मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद दोनों में अंतर कर सकते हो आप लोग। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 है यहां पर चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण या बिंदु रेखी प्रदर्शन की उपयोगिता एवं लाभ पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। चित्रों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है आंकड़ों का, समंकों का, डेटा का, उसकी उपयोगिता और उसके लाभ को दर्शाना है आपको यहां पर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, अर्थ के साथ परिभाषा दे। माध्य का महत्व, उद्देश्य, कार्य और आवश्यक तत्व। सोचिएगा है लघु प्रकृति का प्रश्न लेकिन बना दिया गया दीर्घ प्रकृति का। कैसे, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है पहले आपको यह समझाना, उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब कि माध्य का महत्व बताना है, उसके बाद उसके उद्देश्य, उसके कार्य और आवश्यक तत्व। तो कुल मिलाकर यहां पर आपसे 5 टर्म पूछी गई है लघु प्रकृति वाले में, पूछी गई है मॉडल पेपर में पूछी गई है। तैयारी 5 टर्म की करनी है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें से एक भी टर्म अगर मिस होती है दोस्तों तो मॉडल पेपर पर इल्जाम मत डालना, क्योंकि हर स्टूडेंट के पढ़ने का नजरिया अलग अलग होता है। जो जितना स्मार्ट होता है उतने स्मार्टनेस के साथ में, लेकिन स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि टीचर की बात ना माने। भाई मॉडल पेपर मैंने डिजाइन किया, मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, तो कौन सा प्रश्न कहां पर महत्वपूर्ण है, किस रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है, यह भी सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। इसके अलावा कोई और टीचर होगा तो वो शायद नहीं बता पाएगा कि कौन सा प्रश्न कितना महत्व और किस प्रकार से महत्व रखेगा, है ना। इसलिए लघु प्रकृति जो सिंगल टर्म वाले प्रश्न होते हैं वहां पर भी ये 4-4 टर्म डालने के पीछे बड़ा उद्देश्य है, बड़ा कारण है। साल भर नहीं पढ़े हो ना तो अब तो पढ़ लो 2-4 दिन ठीक से, है ना। जी जान लगा करके पढ़ लीजिए, नंबर आपके वही आएंगे जो साल भर पढ़ने पर आते। बेहतर
75 नंबर लेकर आओगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखो, बहुलक जिसे हम व्यूइष्टक भी कहते हैं, बहुलक क्या होता है और बहुलक ज्ञात करने की अलग अलग जो रीतियां कौन सी होती है, इनके गुणदोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रीतियां बतानी है, गुणदोष बताने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने है, माध्य विचलन क्या होता है समझाना है। प्रश्न नंबर 8 है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं मान्यताएं है ना क्या होती है, इनको समझाना है, और ज्ञात करने की रीतियां क्या होती है समझाना है। तो कार्ल पियर्सन जो अर्थशास्त्र का एक जो है एक विशेष विद्वान माने जाते हैं कार्ल पियर्सन, तो इनके के द्वारा सहसंबंध गुणांक का सिद्धांत दिए गए, सिद्धांत की मान्यता विशेषताएं इनको बताना है। प्रश्न नंबर 9 है, आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतीपगमन विश्लेषण का महत्व बताइए। प्रतीपगमन रेखाओं के कार्य लिखिए, इसके अलावा प्रतीपगमन विश्लेषण के प्रयोग और प्रतीपगमन रेखाओं के कार्य सेम है। आखिरी प्रश्न है, दो कॉन्सेप्ट दिए गए उन पर टिप्पणी करनी है। कौन कौन सा, न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रतीपगमन समीकरण, और दूसरी टर्म है प्रतीपगमन समीकरण की विशेषताएं। वैसे तो टर्म एक ही है ना, प्रतीपगमन को अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही आ जाएंगे। ये 10 प्रश्न हो गए हैं आपके कंप्लीट मॉडल पेपर के रेडी, मतलब कि मॉडल पेपर पूरा रेडी हो चुका है। लेकिन जो दोस्त मेहनत करने में विश्वास करते हैं, जिन दोस्तों को लगता है कि सर बस हमें तो अच्छे से मेहनत करनी, अच्छे से पढ़ना है, कोई चांस नहीं लेना एग्जाम के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी जो 5 प्रश्न देकर जा रहा हूं उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये है ना 5 अतिरिक्त प्रश्न के कोटे में डाल दिया इन 5 प्रश्नों को। इस प्रश्न की स्लाइड में से वही फ्रेंड या कहें कि वही स्टूडेंट प्रश्न लीजिएगा जो मेहनत करने में विश्वास करता है, जो ईमानदारी से पढ़ रहा हो। ये 5 प्रश्न अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। देव या अनियमित उच्चावचन को उदाहरण सहित समझाइए, पहला प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न है ना, करना है, याद रखिएगा करना है अगर अच्छे नंबर चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 2 है, काल श्रेणियों की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की मुख्य विधियों को उनके गुण दोष के साथ में समझाइए। काल श्रेणी, वैसे तो काल श्रेणी आपने दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी पढ़ी है, जब वहां डिटेल में पढ़ लोगे तो ये सारी बातें अपने आप समझ जाएगी, है ना। प्रश्न नंबर 3 है, स्थिर उधार से श्रृंखला क्या बोल रहा हूं यार, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में परिवर्तन और श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में परिवर्तन, ये दोनों प्रोसेस को उदाहरण देकर के समझाना है। किस किस से, स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और इसके अलावा श्रृंखला आधार से, इसको एकदम अपोजिट कर दी, उल्टा कर दी, श्रृंखला से स्थिर में कर दीजिए। तो दोनों प्रोसेस क्या होती, दोनों प्रोसेस को उदाहरण देकर के समझाना है। तीसरा, चौथा प्रश्न है, प्रतिबंधित प्रायिकता। प्रतिबंधित प्रायिकता क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाना है। प्रश्न नंबर आखिरी 5वां है, भारत में जनसांख्यिकी समंकों के स्रोत बताइए, कि जब भारत में जनसांख्यिकी समंक पेश किए जाते हैं, डेटा पेश किया जाता है, तो कौन कौन से स्रोतों से यह डेटा लिया जाता है। ये 5 प्रश्न अतिरिक्त है, क्लियर है। चलिए इसके साथ ही चलते हैं, और आंसर शीट के बारे में आप लोगों को बता ही चुका था, ठीक है ना। आप लोग जो है, जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पर, है ना, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आंसर शीट प्राप्त कर सकते हैं। 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, और क्यों यहां पर ये सब्सक्रिप्शन क्यों है ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो जिन दोस्तों को पूरा जानना है सब्सक्रिप्शन के बारे में, वो सेशन के स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लीजिए, स्टार्टिंग के 2-3 मिनट वाला पार्ट देख लीजिए, वहां पर आपको विस्तार से डिटेल में समझने को मिल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन क्यों है और किस लिए है और क्या यहां पर दिया जाता है। तो 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन, 99 और 249 वाला, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको जो चाहिए वो आप यहां से ले सकते हो। नहीं भी लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फ्री क्लासेस आपको मिलती रहेगी जैसे अभी मिल रही है, क्लियर है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। लोक प्रशासन के नोट्स भी आप लोग यहां से देख लीजिएगा, ये भी रेडी है। ओके फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा मुझे अगला पेपर कौन सा देखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आज भी ये मॉर्निंग में दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और आज 3 बजे भी क्लासेस होगी। अब वो देखते हैं 3rd ईयर की होगी या 2nd ईयर की, है ना। पर 3 बजे क्लासेस है, शाम को इवनिंग में 6 बजे भी क्लासेस है, रात में 9 बजे भी क्लासेस है। अभी शायद 3 या 4 शिफ्ट डेली चलने वाली है आपके एग्जाम तक, क्लियर है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।